फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक न्यूली इंसर्टेड सेक्शन जो कि टीसीएस के बारे में है और ये 1 अक्टूबर 2020 से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस के अंदर आपने कोई सेल की है जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट रिसीव करते हैं जो कि 50 लाख रुपए से ज्यादा की हो सकती है, तो यहाँ पर आपको एक टीसीएस के प्रोविजन को फॉलो करना होगा। आपको यहाँ पर एक टीसीएस कलेक्ट करना होगा जिसके बारे में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ पाए कि कब आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अगर ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है तो कैसे आपको इसका टीसीएस कलेक्ट करना है, कितना % आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, और इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनको लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन्स हैं और वहां पर एक क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी द्वारा इशू की गई है 29 सितंबर को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आखिर ये सेक्शन क्या कहता है, किसके बारे में सेक्शन है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H, जो कि इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। जी हाँ दोस्तों, ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2020 द्वारा लाया गया है जो कि 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ है। और ये जो सेक्शन डाला गया है वो टीसीएस के अंदर डाला गया है। तो अगर आप टीसीएस के प्रोविजन के बारे में जानते हैं तो वहां पर एक नया सबसेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि है सबसेक्शन 1H, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आज देखेंगे कि आखिर ये सेक्शन क्या कहता है। तो चलिए देख लेते हैं सेक्शन के बारे में क्या लिखा है सेक्शन में। सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर हु रिसीव एनी अमाउंट एज एन कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ एनी गुड्स of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year other than the goods being exported out of India or goods covered under subsection 1 or subsection 1F or subsection 1G shall at the time of receipt of such amount collect from the buyer a sum equal to 0.1% of the sale consideration एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स, और इसको हम कहेंगे टीसीएस। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी एक चीज इन्होंने बोली है, अगर आप सेलर हैं, आपने कोई गुड्स सेल करी है और उस सेल्स कंसिडरेशन के बदले में आप कोई अमाउंट रिसीव करते हैं जो कि 50 लाख रुपए से ज्यादा का हो जाता है, तो वहां पर आपको एक टीसीएस भी कलेक्ट करना होगा। तो अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं और इसका एनालिसिस करूं तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए और जो हमें देखनी चाहिए जो कि इस सेक्शन में लिखी गई हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं उन कीवर्ड्स को जो हमें ध्यान रखने हैं इस सेक्शन को समझने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है एवरी पर्सन, मतलब यहाँ पर हर पर्सन लायबल है। बीइंग अ सेलर, जो कि एक सेलर है। तो अब हमें समझना होगा सेलर की डेफिनेशन को, देख लेंगे इसी वीडियो में कि आखिर कौन लोग हैं जो सेलर की डेफिनेशन में कवर है। उसके बाद लिखा हुआ है हु रिसीव एनी अमाउंट एज एन कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। तो यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो 50 लाख रुपए की यहाँ लिमिट लगाई हुई है। अगर आपने 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल बेचा है और आप उसका पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तभी ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है अदर देन द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया और गुड्स कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1F और सबसेक्शन 1G शेल एट द टाइम ऑफ रिसीव। तो जब भी आप पेमेंट रिसीव करेंगे सच अमाउंट collect from the buyer a sum equal to 0.1% of the sale consideration exceeding rupees 50 lakh as TCS। तो यहाँ पर ये सिंपल से एक चीज कहना चाह रहे हैं, अगर आपने कोई माल बेचा है और उसकी पेमेंट आपने रिसीव करी है और वो 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो उस पर आपको 0.1% का टीसीएस कलेक्ट करना है जो कि ओवर एंड अबव 50 लाख रुपीज से होगा। तो इस पूरे सिनेरियो को एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो पाए कि ये सेक्शन एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। तो मान के चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर मिस्टर ए हैं जिन्होंने आपको मिस्टर बी को कोई गुड्स सोल्ड करी हैं। अब मिस्टर बी ने इनको पेमेंट करी, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, यहाँ पर गुड्स सोल्ड है 60 लाख रुपीस की।
तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट करी है 60 लाख रुपीस की। आई एम एज्यूमिंग कि ये जीएसटी इंक्लूडिंग है। तो जैसे ही मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट करेंगे तो मिस्टर ए की यहाँ पर लाइबिलिटी आ जाएगी टीसीएस कलेक्ट करने की। तो जैसे ही यहाँ पर 60 लाख रुपीस कलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर 0.1% का टीसीएस भी इनके द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा और जिसको कि मिस्टर ए द्वारा गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा और उसकी रिटर्न फाइल कर दी जाएगी ताकि मिस्टर बी को उसका प्रॉपर क्रेडिट मिल पाए। और जैसे ही मिस्टर ए अपने इस टीसीएस को जमा करा देंगे और इसकी रिटर्न फाइल कर देंगे तो मिस्टर बी के 26 AS में ये टीसीएस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, इस सेक्शन को लाने का जो इनका फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि अभी तक इन्होंने टीडीएस के प्रोविजन में मैक्सिमम सर्विसेज को कैप्चर कर रखा था अपनी ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन गुड्स के केस में एज सच कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था। तो यहाँ पर इन्होंने गुड्स के केसेस को कवर करने के लिए एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है जो कि बात करता है टीसीएस के बारे में। तो चलिए फिर से देख लेते हैं सेक्शन को। सेक्शन और क्या कहता है दोस्तों, इस सेक्शन में दो प्रोवाइजो भी दिए गए हैं जो कि हमें बहुत ध्यान से देखने हैं इस सेक्शन को समझने के लिए। तो सबसे पहला प्रोवाइजो क्या कहता है देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर हैज नॉट प्रोवाइडेड द परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको कि हम पैन नंबर कहते हैं, और द आधार नंबर टू द सेलर, then the provision of clause 2 of subsection 1 of section 206CC shall be read as if for the word 5% the word 1% had been substituted। तो दोस्तों, आपको अच्छे से पता होगा अगर आप टीसीएस के प्रोविजन में अपना पैन नंबर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आपका टीसीएस 5% के हिसाब से कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने इस वाले सेक्शन के लिए स्पेसिफिकली इसको 1% रखा है। तो मान लीजिए आपका टीसीएस कलेक्ट होना है, आप अपना पैन नंबर दे रहे हैं तो आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 0.1%। लेकिन अगर आप अपना पैन नंबर नहीं दे रहे हैं तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, जो कि हमने देखा सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H, तो वहां पर जो आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा वो एट द रेट ऑफ 1% किया जाएगा, ना कि 5% किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक प्रोवाइजो और दिया गया है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई if the buyer is liable to deduct tax at the source under any other provision of this act on the goods purchased by him from the seller and has deducted such amount। So यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं if buyer is liable to deduct TDS under any other section of this act और वो टीडीएस काट लेता है तो उस केस में यहाँ पर ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। देन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करने की लाइबिलिटी नहीं आएगी, आप बिना टीसीएस कलेक्ट किए उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से देख लेते हैं एक बार सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। हर वो सेलर जो कि बायर से पेमेंट रिसीव कर रहा है अगेंस्ट सेल कंसिडरेशन ऑफ द गुड्स और वो 50 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है, तो ऐसे में सेलर 0.1% का टीसीएस कलेक्ट करेगा फ्रॉम द बायर ओवर एंड अबव ₹50 लाख। दो प्रोवाइजो यहाँ पर रखे गए हैं। पहले प्रोवाइजो में उन्होंने ये बोला कि अगर आप अपना पैन नंबर नहीं प्रोवाइड करेंगे, मतलब अगर बायर अपना पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करेगा तो उस केस में जो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा वो 1% के हिसाब से होगा, ना कि 5% के हिसाब से। एंड सेकंड प्रोवाइजो जो यहाँ पर रखा गया है वो ये कहता है अगर बायर लायबल है टीडीएस काटने के लिए किसी भी सेक्शन में अंडर दिस एक्ट और वो टीडीएस काट भी लेता है तो उस केस में आप उससे टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे, उस केस में आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी टीसीएस कलेक्ट करने की। तो दोस्तों इस सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पर सेलर का मीनिंग क्या है, बायर का मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पर सेलर के लिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है कि किस पर्सन को इसमें सेलर ट्रीट किया जाएगा और किस पर्सन को इसमें बायर ट्रीट किया जाएगा। तो अगर आप सेलर की डेफिनेशन में कवर होते हैं तभी आपके ऊपर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अगर आप सेलर की डेफिनेशन में कवर नहीं होते हैं तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बायर की डेफिनेशन को। बायर मींस अ पर्सन हु परचेजेस एनी गुड्स। तो यहाँ पर बायर का मतलब है हर वो पर्सन जिसने कोई गुड्स खरीदी हैं लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसमें जो शामिल नहीं होगा
वो बायर नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं बायर की डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर कुछ एक्सक्लूजन्स दिए गए हैं। इट मींस अगर आप इन एक्सक्लूजन्स में कवर होते हैं तो आप बायर नहीं हैं, और अगर आप बायर नहीं हैं तो इसका मतलब ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर किनको एक्सक्लूड किया गया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट, एन एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन कमीशन, कंसुलेट एंड द ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट, और local authority as defined in the explanation to clause 20 of section 10, or a person importing goods into India or any other person as the central government may be notified in the official gazette specify for the purpose of subject to such condition as may be specified therein। तो यहाँ पर दोस्तों ये कहा गया है बायर में हर कोई शामिल होगा, मतलब जो पर्सन गुड्स परचेज कर रहा है वो बायर है। लेकिन ये तीन लोग बायर की डेफिनेशन में एक्सक्लूड हो जाते हैं। इसका मतलब ये तीन लोग अगर परचेजिंग करते हैं गुड्स की तब भी वो बायर नहीं है, और उस केस में उनसे टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहली लिस्ट में जो यहाँ पर रखा गया है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कमीशन, लीगेशन, इस तरह की एंटिटीज को। दूसरे में रखा गया है लोकल अथॉरिटीज को, और तीसरे में रखा गया है वो पर्सन जो इंपोर्ट कर रहे हैं या एनी अदर पर्सन एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो पर्सन जिनको की गैजेट नोटिफिकेशन में नोटिफाई करके एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूँ। हर पर्सन बायर है जिसने गुड्स परचेज करी है, लेकिन इन तीन कैटेगरी वाले पर्सन को बायर की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इनके ऊपर टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर हमें सेलर की डेफिनेशन भी दी गई है। अब देख लेते हैं सेलर कौन है जिनके ऊपर ये टीसीएस का सेक्शन एप्लीकेबल होना है। सेलर मींस अ पर्सन हुज टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड्स 10 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the financial year in which the sale of goods carried out। तो दोस्तों सेलर की डेफिनेशन के लिए जो यहाँ पर इन्होंने मीनिंग दिया है वो बड़ा ही सिंपल सा है। ये कह रहे हैं हर वो पर्सन जो कि बिजनेस कर रहा है और अपने गुड्स बेच रहा है, अगर उसका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाता है तो उस केस में वो सेलर यहाँ पर सेलर की डेफिनेशन में माना जाएगा और उसके ऊपर ये टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की। अगर आपको ये देखना है कि आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा या नहीं, तो इसके लिए आपको देखना होगा क्या फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का है या कम का है। तो अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तो उस केस में आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको फर्दर 1 अक्टूबर 2020 से इस सेक्शन का पालन करना होगा और आपको हर उस केस में टीसीएस कलेक्ट करना होगा जहां जहां पर आपका अमाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव होता है किसी भी बायर से। दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी दी गई है टर्नओवर से रिलेटेड। दोस्तों टर्नओवर के रिगार्डिंग यहाँ पर डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि जब भी आप अपने टर्नओवर की कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर आपको अपने गुड्स सोल्ड, जो आपने अपना माल बेचा है, प्लस अगर आपने अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं तो उसको भी आप अपनी टर्नओवर की कैलकुलेशन लिमिट में इंक्लूड करके चलेंगे। तो मान लेते हैं आपने यहाँ पर 9 करोड़ रुपए की गुड्स सोल्ड करी थी और 1.5 करोड़ रुपीस की आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, तो ऐसे में आपकी टर्नओवर 10.5 करोड़ मानी जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली ये कहना चाहते हैं टर्नओवर की कैलकुलेशन में आपको अपनी गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करना है जब भी आप अपनी टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सेलर की डेफिनेशन में एक्सक्लूड कर दिया गया है जो कि यहाँ लिखा है not being a person as a central government may be notification in the official gazette specified for the purpose subject to such condition as may be specified therein। तो यहाँ पर क्लियरली सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूड कर दिया गया है इन द डेफिनेशन ऑफ सेलर। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सेल करती है गुड्स की और वो पेमेंट कलेक्ट करती है तो वहां पर उनके ऊपर टीसीएस की लाइबिलिटी नहीं आएगी। दोस्तों ये जो सेक्शन है ये फाइनेंस एक्ट 2020 में आया था जिसकी एप्लीकेबल डेट रखी गई थी 1 अक्टूबर 2020, लेकिन इस सेक्शन के आने के बाद काफी सारी कंफ्यूजन्स थी जिसको क्लैरिफाई करना डिपार्टमेंट के लिए जरूरी हो गया था। तो ऐसे में फाइनली
29 ऑफ सितंबर को डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू करी है, जिसका एनालिसिस मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर रहा हूं, ताकि आपको उन सारी क्लैरिफिकेशंस पर आंसर मिल पाए जो आपके माइंड में आ सकती हैं या जो इस सेक्शंस की रीडिंग के बाद लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे थे। तो चलिए देख लेते हैं अब उन क्लैरिफिकेशंस को जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से इशू की गई है इस सेक्शन को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर एक सर्कुलर इशू किया गया है, सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 2020 डेटेड सितंबर 29, 2020। तो यहाँ पर ये सबसे पहले कह रहे हैं द ऑब्लिगेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ TCS इज ऑन द सेलर ऑफ गुड्स whose annual sales gross received or turnover exceeds rupees 10 crore during the previous financial year। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई, ये सेक्शन आपके ऊपर केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा होगा। तो मान लीजिए आपका 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं है तो आपको यहाँ पर TCS कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने लिखा है The TCS needs to be collected if the seller received the consideration for the sale of goods in excess of rupees 50 lakh during the current financial year। तो यहाँ पर दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आप टोटल पेमेंट 50 लाख रुपए से ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी पार्टी से, तभी आपको TCS कलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको TCS कलेक्ट नहीं करना है। तो मान लेते हैं आपने 4 अलग अलग लोगों को सप्लाई करी है ABCD। ए से आपको 20 लाख रुपए लेने हैं, TCS नहीं आएगा। बी से आपको 30 लाख रुपीज लेने हैं, TCS नहीं आएगा। सिमिलरली डी से आपको 55 लाख रुपीज लेने हैं, TCS आ जाएगा और वो भी 5 लाख रुपए पर आएगा। 50 लाख रुपए तक कोई TCS नहीं है। ओवर एंड अबव 50 लाख रुपीज जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको TCS कलेक्ट करना है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर लिख रहे हैं From the seller's point that the turnover of the financial year preceding the current financial year is to be taken, whereas from the buyer's point the receipt of current financial year have to be taken। तो जब आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी देखना चाहेंगे, तो आपको देखना होगा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर क्या था, लेकिन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करंट ईयर की रिसीप्ट्स देखनी है कि जो करंट ईयर में आप उससे अमाउंट रिसीव कर रहे हैं वो कितना है। फोर्थ नंबर पर यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर असर्टेनिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ 10 करोड़ सेल वैल्यू ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज नीड्स टू बी कंसीडर्ड। तो अगेन यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब 10 करोड़ की आप लिमिट देखेंगे तो वहां पर आपको गुड्स की सेल प्लस सर्विसेज की सेल दोनों को कंसोलिडेट करके देखना है, ना कि स्पेसिफिकली गुड्स या स्पेसिफिकली सर्विस को। इसके बाद यहाँ पर ये लिख रहे हैं फॉर असर्टेनिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख the receipt from the beginning of the current financial year that is April 1st 2020 shall be considered। तो यहाँ पर जो 50 लाख रुपए की लिमिट आपको चेक करनी है वो 1 अप्रैल 2020 से देखनी है, ना कि 1 अक्टूबर 2020 से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर और एनालिसिस दिया गया है इसी सर्कुलर में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन एनालिसिस की। तो दोस्तों जैसा कि आपको भी याद होगा, कोविड-19 सिचुएशन की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से TDS के रेट्स में कोई डिडक्शन किया गया था जो कि 25% रिडक्शन था। तो उस नोटिफिकेशन को देखते हुए यहाँ पर भी एक एनालिसिस बनता है जहां पर इस वाले रेट में भी चेंज आया है। तो अगर मैं उस नोटिफिकेशन की बात करूं जहां पर 25% का चेंज किया गया था TDS एंड TCS के सेक्शन में, तो उसकी वजह से यहां पर एक चेंज आ गया है। तो अभी जो हमने रेट देखा था जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको 0.1% का TDS डिडक्ट करना है, इसको चेंज करके कर दिया गया है 0.075%। और ये जो पीरियड एप्लीकेबल होगा ये 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसके बाद आपके TDS के सेक्शंस नॉर्मल हो जाएंगे, TDS का जो रेट है वो नॉर्मल हो जाएगा। TCS shall be collected at the rate of 0.01% reduced to 0.075% till March 31st 2021 wide taxation and other law relaxation and amendment of certain provision Act 2020 of the sale consideration received on or after 1st of October 2020। However, in case the buyer does not provide PAN or Aadhaar number to the seller, TCS shall be collected at the rate of 1% of the sale consideration। दोस्तों इसके बाद ये यहाँ पर लिख रहे हैं these provision come into effect as and when the sale consideration exceed
50 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये सेक्शन केवल तभी पिक्चर में आएगा जब आप 50 लाख रुपए से ज्यादा का किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे होंगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों यहाँ पर सीबीडीटी की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया है अमाउंट रिसीव को लेकर, तो देख लेते हैं सीबीडीटी ने क्या क्लैरिफाई किया है इस क्लैरिफिकेशन में। यहाँ पर ये लिख रहे हैं, द वर्ड यूज्ड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच अमाउंट means it apply on a receipt basis which has been clarified by the CBDT through a press release. For example, if the sales made till September 30th 2020 is for rupees 60 lakh, against which the consideration of rupees 50 lakh has been received before the 1st of October 2020, then TCS shall be collected on the balance amount, that is 10 lakh, which will be received after 1st of October 2020। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा केस है, आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये देखना है कि आप सामने वाली पार्टी से कितना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप 50 लाख रुपए अभी तक ले चुके हैं, मींस 30 सितंबर तक आप 50 लाख रुपए ले चुके हैं और उसके बाद आपको जो भी पैसा उससे मिलना है तो वहां पर आपको उससे टीसीएस कलेक्ट करना होगा ओवर एंड अबव रुपीज 50 लाख, जो कि इस वाले केस में 10 लाख रुपए हो जाता है। तो इस केस में आप 10 लाख रुपए के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करेंगे। दोस्तों एनालिसिस में गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर और क्लैरिफिकेशन दी गई है, तो देख लेते हैं आखिर किस तरह की क्लैरिफिकेशन और आई है। यहाँ पर इसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया है, दीज प्रोविजन वुड अप्लाई ऑन ऑल सेल्स कंसिडरेशन इंक्लूडिंग एडवांस रिसीव फॉर सेल्स received on or after 1st of October 2020 even if the sale was carried out before that date। तो मान लीजिए आपने सेल 1 अक्टूबर 2020 से पहले कर दी है लेकिन आपको उसकी पेमेंट बाद में आ रही है, तब भी आपके ऊपर टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि आपने वो सेल कब की थी। दोस्तों जैसे ही ये सेक्शन आया, इस सेक्शन से जुड़ी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई और कंफ्यूजन ये थी कि जो आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे 0.1% वो किस अमाउंट का कलेक्ट करेंगे। मींस जब आप बिल देते हैं तो बिल के ऊपर आप जीएसटी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया, जिसको कि मैं कह सकता हूं काफी लोगों में कंफ्यूजन रही कि ये जो 1% होगा वो किस अमाउंट का होगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, मान लीजिए आपने 60 लाख रुपए का बिल इशू किया, 60 लाख रुपए के ऊपर आपने एट द रेट ऑफ 5% जीएसटी चार्ज किया जो कि 3 लाख रुपए हो जाता है। तो अगर टोटल बिल आपने इशू किया 63 लाख रुपीस का, तो आपको जो 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना है वो इस अमाउंट का करना है या इस अमाउंट का करना है। तो सिनेरियो यहाँ पर ये आया कि क्या आपको ये अमाउंट 60 लाख रुपीस पे कलेक्ट करना है या 63 लाख रुपीस पे कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो टीसीएस आप कलेक्ट करेंगे वो इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट पर कलेक्ट करेंगे, ना कि बेसिक टैक्सेबल वैल्यू पर। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, सीबीडीटी की तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दी गई है कि ये जो 0.1% का टीसीएस है दैट हैज टू बी कलेक्टेड ऑन द टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। तो ये बात आपको खास ध्यान रखनी है कि जीएसटी जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू के ऊपर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। TCS is to be charged on a total consideration including GST. Also, no adjustment is required to be made on account of sales, return or discount or any other indirect taxes. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो TCS कलेक्ट करना है वो इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू पर ही कलेक्ट करना है, और अगर आपने कोई रिटर्न्स कर दी है, सेल रिटर्न हो गई है या आपने कोई डिस्काउंट दिया है या उसके अलावा कोई और टैक्सेस आपने जोड़े हैं तो उसका कोई एडजस्टमेंट वहां पर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने दो चीजें और बोली हैं, These provisions do not apply to the export of goods outside India and import of goods into India. Also, it does not apply where the sale of goods is made to central government, state government and related agency as mentioned in the proviso. तो मान लीजिए अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट की हैं तो उस केस में आप जब भी पेमेंट रिसीव करेंगे फ्रॉम आउटसाइड इंडिया तो वहां पर आपके ऊपर टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उस केस में आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। लास्ट में इन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है, These provisions shall be applicable to all goods except those mentioned in other subsection of the section 206C excluding the sale of motor vehicle, subsection 1H of the section 206C of the Act
shall be applicable to the sale of motor vehicle in case subsection 1F of the section 206 of the act does not apply on such sale. So friends, ये था वो पूरा एनालिसिस सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि एप्लीकेबल हो गया है 1 अक्टूबर 2020 से। साथ के साथ मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स बताए जो कि गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफाई किए गए हैं 29 सितंबर को थ्रू सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 2020। तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर कैसे आ गई है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी सेक्शन से रिलेटेड या इनकम टैक्स एंड जीएसटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर है। आप अपनी क्वेरी मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी लेंदी है तो आप मुझे अपनी क्वेरी ईमेल कर सकते हैं। इवन आप अपनी क्वेरी मुझसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हर क्वेरी को आंसर करता हूं। और अगर आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.rdvconsultancy.com, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।